हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है और 2021 बोर्ड एग्जाम में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट आप लोगों का, जो मैं पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, उन सभी का टेस्ट है आप लोगों का। देखिए स्टूडेंट, 2021 बोर्ड एग्जाम तो आप यहाँ पे जानते हैं कि 20 मई तक स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सरकार की देन है। आप लोग 20 मई तक स्थगित करें चाहे जो भी चाहे, अब वो उनके हाथ में है। अब हम लोग यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहेंगे हम लोग भाई। वो भी सरकार है, अब जो भी देखते हैं फैसला है लेते हैं, वो कैंसिल करते हैं या तो प्रमोट करते हैं, अब उन्हीं के हाथ में। लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जैसे इतना हम लोग सालों से 1.5 सालों से मेहनत करते आए हैं, तो कोई नहीं, हमारे पास इतना क्षमता है कि 1 महीना और हम मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। और इससे घबराना नहीं आप लोगों को कि ठीक है, आपको ये बात डरना नहीं है कि प्रमोशन होगा कि कैंसिल होगा, कुछ नहीं दिक्कत है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिसके पास में आता है यहाँ पे सरकार जो भी फैसला लेती है, अगर मतलब एग्जाम कराती है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम लोग की तैयारी रहेगा, हम लोग देंगे एग्जाम, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। और नहीं कराती है तो कोई भी दिक्कत नहीं भाई, जो भी उनका रहेगा प्रमोशन का, जो प्रमोट करेगा, जो भी परसेंटेज दे के संतुष्ट कर दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 100% में से हमको लगता है 100% में से 90% चांस है कि आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। 10% चांस है कि प्रमोट कराया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अभी से अच्छे तरीके से करना है। 1 महीने मात्र और 1 महीना और तैयारी कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, इतने सालों से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चलिए टेस्ट देते रहिए अच्छे तरीके से। जिसके पास में फैसला आएगा वो 1 महीने बाद हम लोग को मालूम, 20 मई तक दिया है ना, तो 1 महीने और है, अब 20 दिन तक और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद फैसला जो भी आएगा देखा जाएगा। तो चलिए, टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन उठाता हूं, जो कि काफी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और आपको याद होना चाहिए, ठीक है, भूलना नहीं आप लोगों को। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन से लिखता हूं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है। चलिए, यहाँ पे स्टूडेंट पहला प्रश्न जो पॉपुलर प्रश्न है कि ना, भारत आने के बाद, देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने के बाद, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा, चलिए 20 दिन टाइम मिला, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। गांधी जी द्वारा, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन कौन सा था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ये सारे प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम की आन शान है, ठीक है, क्योंकि यह देखने को आपको मिलेगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। और इसका आंसर आप लोगों को बताना है मुझे कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। बहुविकल्पी बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन लघुत्तरीय भी, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय भी करना हम लोग को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन से। इसको प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा करना है। तो चलिए, इसका उत्तर के माध्यम से हमको बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर। अब बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न लिखना चालू कीजिए, आराम से टेस्ट दीजिए, क्योंकि समय आपको मिल गया है। और अच्छे से दीजिए कि आपको सारे प्रश्न में रिवीजन करा दूंगा, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप उत्तर लिखिए और हमें बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने मार्क्स दिलाएगा? 2 नंबर। तो 2 नंबर लाख लिखिएगा, बस नाम उसका मत लिखिएगा कि भारत आने के बाद गांधी जो चलाया गया पहला आंदोलन, बस नाम लिख दे, नहीं, नाम नहीं लिखना है, उसका सन आप लिख सकते हैं, कितने सन में, कहां से, कैसे चलाया गया, सब कुछ लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का सवाल है, जल्दी से लिख के बताइए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आप लोग मैच करा लीजिए मेरे आंसर से, जैसे आप लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग लिखने का तरीका बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है स्टूडेंट, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने लिखते रहिए आप लोग, टाइपिंग करते रहिए अच्छे से। गांधी जी ने
1916 ईस्वी में। कब स्टूडेंट? 1916 ईस्वी में। इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना, हाईलाइट रहेगा। 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से, बिहार के, यहां से लिखेंगे चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह, आप लोग जल्दी लिखते रहिए हमारे साथ, अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन, क्योंकि ये प्रश्न आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है स्टूडेंट, शुरुआत की। इसके बाद कामा लगा के लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ के किसान, देखिए 2 नंबर का सवाल है ना, तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा जानकारी के माध्यम से। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध, नील की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। आंदोलन आप लोग लिखते रहिए, इसका आंसर लिखना आप लोगों को, चला रहे थे। तो देखिए 2 नंबर इतना लिखेंगे तब 2 नंबर देगा आपको, ये नहीं कि बस डायरेक्ट आपको लिख दें कि पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत लिख दें तो नहीं। 2 नंबर आपको पाना था इतना पूरा लिखना पड़ेगा कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो आप क्या उत्तर में लिखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, किसके विरोध में? देखिए नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे, और पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत उन्होंने किया 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से। ठीक है, जब वहां महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, नो डाउट होना चाहिए आपको। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे को मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखता हूँ, इसका उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार आप लोग। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न लूंगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है, वो प्रश्न में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि आपको एग्जाम में लड़े प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न का उत्तर बताइए कि संकटग्रस्त, देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब है। संकटग्रस्त जातियों में, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके उत्तर के माध्यम से मैं बताइए। ये भी आपका 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा अगर इस प्रश्न को आप सॉल्यूशन करते हैं तो। संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जल्दी से उत्तर के माध्यम से बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए स्टूडेंट जल्दी से आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, आप भी लिखते रहिए, मैं भी लिखता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे अति लघु उत्तरी है तो लिखने में आंसर थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो समय तो लगेगा। तो चलिए मैं भी लिखता हूँ, आप लोग भी आंसर लिखिए। संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है, क्या लिखेंगे हम लोग कि संकटग्रस्त, आपको भी लिखना है साथ ही साथ, मेरे जो भी आपको याद है आपको साथ ही साथ लिखना है संकटग्रस्त, क्योंकि आप एक बार लिख देता है मनुष्य तो कभी भूलता नहीं है। ठीक है, संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय, संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय, संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है, उन जातियों से है जिनके विलुप्त होने का खतरा है, होने का खतरा है, होने का खतरा है। ठीक है, अब होने का खतरा कौन कौन भाई, कौन जातियों को होने का खतरा, तो उदाहरण कुछ बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो ब्लैक पेन से लिखिएगा, अच्छा लगेगा। हाँ ब्लैक पेन से उदाहरण देख के लिखिएगा। जैसे में आपका उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे काला हिरण हुआ, ठीक है, ये विलुप्त हो जाएंगे काला हिरण।
और यहाँ पे लिखिएगा भारतीय जंगली गधा। जो भारतीय जंगली गधा देखें आप लोग, भारतीय जंगली गधा तथा संगाई हिरण, तथा संगाई हिरण, ठीक है, तथा संगाई हिरण, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, मणिपुर में ये सब देखने को मिलेगा, ETC लिख सकते हैं इत्यादि। तो देखिए ये प्रश्न इस प्रकार है कि संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। उदाहरण जैसे काला हिरण हुआ, भारतीय जंगली गधा तथा संगाई हिरण हुआ यहाँ पे जो मणिपुर में है। तो ये सारी चीजें हैं संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों आपको तैयार होने चाहिए किसी कीमत पे। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप लोग तैयार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 उठाता हूँ। देखिए एक जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसी सभी अंतर्गत आता है। मतलब जितना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उतना वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वो भी 2 नंबर मिलेगा, ऐसी बात थोड़ी है। 2 नंबर उसका भी है, लेकिन बस छोटा है। अब क्या छोटा है, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा आप लोग। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाला कहावत सुने हैं, यही है क्वेश्चन का रोल है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम, यहाँ पे आरक्षण भी कहा जाता है उसको, भारतीय वन्य जीव चाहे आरक्षण कह सकते हैं, अधिनियम। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार देखें इस प्रश्न को पूछा गया। अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए बहुत ही छोटा बस सन बताएंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। तो भाई इसमें क्या रखा है, 2 नंबर हमको तो चाहिए ना किसी कीमत पे। तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए इसका, 2 नंबर ले लीजिए। 2 नंबर का सवाल यहाँ पे है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भाई टेस्ट लेना जरूरी है, मतलब समझ रहे, इसको याद होना बहुत आपको जरूरी है। 2 नंबर का सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो चलिए उत्तर के माध्यम से आप लोग बता दिए होंगे, इसका उत्तर भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, मैं भी इसका बता देता हूँ। तो वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो देखिए यहाँ पे बस इतना लिखने पर आपको 2 नंबर मिल गया। कितना, इतना लिखने पर आपको 2 नंबर पक्का हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तब 2 नंबर मिल गया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 4 की, और उसको लिखते हैं, उसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका उत्तर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका जो है प्रश्न है, ये कहता है कि धात्विक, ठीक है, क्या कहता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सारे प्रश्न अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिए कि काम तो बन गया बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों का। धात्विक खनिज यहाँ पे किशन होगा। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे यहाँ लिखा जाएगा, ऐसे 2 खनिजों के नाम बताइए। ऐसे 2, यहाँ पे लिखा जाए खनिजों के नाम लिखिए, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सब प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, ये सारे प्रश्न अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, बहुत ही ज्यादा। इसकी गणना नहीं कर सकता, 90% कोई चांसेस नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न देखिए वैसे प्रश्न है जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट के माध्यम से, वो सभी 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो जल्दी से स्टूडेंट उत्तर के माध्यम से हमें बता दीजिए आप कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखना है, वही आप हमको बता दीजिए। चलिए मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समय नहीं है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, तो मेरे साथ लिखना है आप लोगों को। टेस्ट है ना आप लोगों का, तो जरूर लिखना, एक बार लिख देंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए आप लोग क्या लिखेंगे कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जिन खनिजों से, आराम से पढ़ना हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग पास समय है। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है, जिनमें
चमक होती है, ठीक है स्टूडेंट, जिनमें चमक होती है तथा जिनको, देखिए आप लिखना पड़ेगा, तथा जिनको कूट पीट कर, क्या कर कर स्टूडेंट, कूट पीट कर चादरों के रूप, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। और तारों के रूप में, और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। और तारों के रूप में क्या कर सकता है स्टूडेंट, खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, धातु खनिज कहलाता है। देखिए 2 नंबर का सवाल है तो इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, किसी कीमत पे लिखना पड़ेगा, ये सारी ऐसी चीजें हैं, धातु खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, धातु खनिज कहलाते हैं, ठीक है। अब ब्लैक पेन आपके पास होगी तो खूब अच्छे से आप हेडिंग डाल लीजिएगा जैसे में, और जैसे में ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, जैसे में आपका लोहा हुआ, ठीक है स्टूडेंट, सोना हुआ, चांदी हुआ आदि, ये सारी चीजें ईटी से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि धातु खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर हम क्या कर सकते हैं, चादरों के रूप में ढाल सकते हैं उसको, और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धातु खनिज कहलाते हैं। तो देखिए जिसमें सोना हुआ ना, ये धातु खनिज, इसको कूट पीट के किसी रूप में हम चादरों के रूप में आकार बना सकते हैं, धागे के रूप में बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तारों के रूप में खींच सकते हैं इनको। तो ये सोना चांदी जो है सभी धातु खनिज है। तब आपको, हमको लगता है कि आपको मालूम हो गया होगा अच्छी तरीके से कि धातु खनिज किसे कहते हैं, नो डाउट होना चाहिए इसमें। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन 5वें की ओर, और इसका आंसर देने के लिए हो जाइएगा बिल्कुल तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 5वां, और इसका उत्तर दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ये क्वेश्चन नंबर 5वां, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपको जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अगली बार भी पूछा गया था कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा क्षेत्र, भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम, ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, क्योंकि क्वेश्चन 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। और देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है, देखिए इस प्रकार भी पूछ लेगा आपसे कि भारत के, देखिए 2 तरीके से पूछा, दोनों तरीके बता दूं मैं। भारत के परमाणु संयंत्र, ठीक है, परमाणु संयंत्रों के नाम पूछा। आप लोग उत्तर देते रहिए, समझ रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, जल्दी उत्तर दीजिए। भारत के परमाणु संयंत्रों के यहाँ पे नाम बताइए। तो जल्दी से हो जाइए बिल्कुल तैयार उत्तर देने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जल्दी से उत्तर के माध्यम से इसका बताइए क्या होगा। भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखना था, जल्दी से फर्स्ट कमेंट के माध्यम से हमें बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम या तो भारत के परमाणु संयंत्रों के नाम लिखना है, जल्दी से बताइए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो कैसे लिखना है इसको, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्रों में, भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्रों में आपको लिखना है, ठीक है। एक बार टाइपिंग करना है, एक बार टाइपिंग करने का मतलब ये चीज हो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्रों में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं नाम, पहला काकरापारा, देखिए बड़ा अजीब नाम है, काकरापारा, जो कि कहाँ पे भाई, गुजरात में, जो कि कहाँ पे, गुजरात में स्टूडेंट, ठीक है। फिर कामा तारापुर, कहाँ पे, तारापुर, ये भी है आपका ऊर्जा आणविक ऊर्जा केंद्र तारापुर, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद और लिखा जाए तो रावत भाटा, अब ये लिखेंगे हम यहाँ पे रावत भाटा। अब यहाँ कहाँ पड़ता है, ये तो राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पे, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। कामा देखिए लिखा जाए तो नरौरा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नरौरा।
अब ये नरौरा कहाँ पे है? सभी लोग को मालूम है उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है, नरौरा। इसके बाद एक होता है कैंगा, क्या स्टूडेंट? कैंगा, ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में स्टूडेंट, कर्नाटक में। अब देखिए आगे स्टूडेंट आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कर्नाटक के बाद एक और है, लास्ट है कलपक्कम, ठीक है स्टूडेंट, कलपक्कम। अब एक कलपक्कम तमिलनाडु है, 2 नंबर का ना, तो कुछ लिखना पड़ेगा ज़्यादा आप लोगों को। तमिलनाडु प्रमुख है, प्रमुख ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे, चाहे भारत के परमाणु संयंत्रों के नाम लिखे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इतना कि भारत के प्रमुख परमाणु जो संयंत्र में जो काकरापारा जो कि गुजरात में पड़ता है, और तारापुर महाराष्ट्र में, और रावतभाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, और कैगा जो है कर्नाटक में, और कलपक्कम तमिलनाडु प्रमुख है। यहाँ पे ये भारत के परमाणु संयंत्रों के नाम है स्टूडेंट। देखिए पहला प्रश्न स्टूडेंट ये है, पहला प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि नारीवाद क्या था। देखिए पहला बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, नारीवाद क्या था, इसका उत्तर बताइए कि आप क्या लिखेंगे। इसका उत्तर बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है आप लोगों का, अति लघु उत्तरीय का। और अति लघु उत्तरीय कितने मार्क्स के आते हैं? 2 मार्क्स, ठीक है, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसका एकदम पूरा तैयार हो जाएगा, आप लोग को टेंशन मत लीजिए, बस टेस्ट आप रेगुलरिटी देते रहिए बस। चलिए बताइए नारीवाद क्या था, ये तो याद ही होगा ना आप लोगों को, नारीवाद क्या था। तो जल्दी से बताइए क्या है नारीवाद क्या था, जल्दी से टाइपिंग करके बताइए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, दिल खुश हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम में टेकअप होंगे, ठीक है। चलिए बताइए नारीवाद क्या था, तो जल्दी से टाइपिंग कीजिए, हम भी आप लोगों को जा रहे हैं बताने के लिए, ठीक है। चलिए हम भी लिख रहे हैं, आप लोग लिखिए, ठीक है, और बताइए कि एक सही मतलब एक इसकी परिभाषाएं क्या होंगी, सही उत्तर क्या होंगी, सही बताइए नारीवाद क्या था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि स्त्री पुरुष को, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग भी टाइपिंग कीजिए जल्द। स्त्री पुरुष को सामाजिक, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की, राजनीतिक समानता की। देखिए ये याद रहेगा तभी बोर्ड एग्जाम में ना आप लिखेंगे, ये लास्ट चरण चल रहा है, आपको खुद मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर, किसके? सोच के आधार पर, सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है, और हितों का बोध क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है, चाहे नारीवाद है, ठीक है। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए नारीवाद है, तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार उत्तर आपको लिखना है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपने भी इस कमेंट में इतना ही अच्छे से लिखा होगा कि नारीवाद क्या था। तो स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध ही क्या कहलाता? नारीवाद कहलाता है, चाहे नारीवाद है। तो कितना महत्वपूर्ण प्यारा प्रश्न है, अगर इतना लिख देते हैं एग्जाम में खुश होकर आप 2 नंबर पूरा अच्छी तरीके से देगा। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न है, ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न आपके, ठीक है, किसके? एनसीईआरटी के प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर होता हुआ स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्या क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? तो चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, क्या इसका उत्तर तो आप दे ही सकते हैं, बिल्कुल देंगे, 100% आप देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन लाजवाब और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ठीक है। यह प्रश्न आपको 2020 में भी पूछा गया था, अगले साल का प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से बताइए कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया स्टूडेंट। जल्दी से टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब ये आखिरी घड़ी आप लोगों की, ठीक है। अब इससे में आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई आपने कितना पढ़ा है, कितना आपका तैयार है, खुद चेक खुद में हो जाएगा, ठीक है, कि आप खुद अपने आप में ये जान जाएंगे कि हाँ अब तक मैंने क्या पढ़ा है, मेरे तैयार है कि नहीं चीजें, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे आपको याद होंगी सारी, तो जाहिर बार से लिखेंगे आप लोग। चलिए लिखिए, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए जल्दी से टाइपिंग करके बताइए, और हम भी अब जा रहे हैं लिखने आप लोगों के साथ ही, लेकिन पहले आप लोग लिख लेंगे तब तो लिखेंगे। तो हमको लगता है कितना तेज आप टाइपिंग कर रहे हैं कि आप लिख दिए होंगे इसका आंसर धीरे से, ठीक है। चलिए हम भी बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो यहाँ पे पहले देखिए लिखने का तरीका क्या आता है, ये नहीं कि तुरंत डेट लिख देंगे, नहीं, पहले लिखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन, ऐसा लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सजा कर लिखा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन अब 1922 ईस्वी, देखिए तो मैं ब्लैक पेन से नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम इसको ब्लैक पेन से लीजिए ताकि हाईलाइट लगे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में, ठीक है, 22 ईस्वी में चौरी चौरा, ये तो घटना हुआ था ना, चौरी चौरा, चौरी चौरा की घटना के कारण, चौरी चौरा की घटना के कारण, घटना के कारण वापस लिया गया, वापस लिया गया। आई होप सभी लोगों ने ऐसे ही उत्तर लिखा होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन कब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो ही ना प्रश्न हमसे पूछा था कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो भाई 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ और चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर ऐसे लिखे होंगे तो बिल्कुल आपका 2 नंबर तैयार हो गया, 2 मार्क्स आपका बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार आप लोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, इसका उत्तर लिखिए आप लोग कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। बस इनका नाम बता देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए अति लघु उत्तरीय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, बस नाम बताने पे 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जल्दी से टाइपिंग करिए कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रश्न है, सब ये प्रश्नों को आपको याद होने चाहिए। जल्दी से बताइए खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना कमेंट करके जल्दी जल्दी से अपना आंसर बता दिए हैं, और मैं भी आप लोगों को इनका आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग कंफर्म कर सकें कि हाँ आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो कौन, तो मोहम्मद, लिखिए हमारे साथ, नहीं तो याद तो है भी आप लोगों को, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली तथा एक लोग और थे, कौन, शौकत अली, कौन, शौकत अली, ठीक है, शौकत अली ने। तो यह जो 2 लोग हैं इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। एक हैं आपके मोहम्मद अली जी और दूसरा शौकत अली जी, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिए नाम बताने पे सिर्फ 2 नंबर आपको मिल गया, 1 नंबर इनके नाम पे, 1 नंबर इनके नाम पे। तो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने, ठीक है। कंफर्म याद हो जाएगा, ठीक है। जिनको याद नहीं है प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों की मुलाकात होने वाली है आप लोगों को 2021 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर देने के लिए बिल्कुल आप तैयार है ना, तो बिल्कुल हम भी एक्साइटेड हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसका उत्तर बताइए। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, 2 नंबर का है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। जल्दी से कमेंट करके हमको नाम इनका बता दीजिए, 2 नंबर आपके पास हो जाएगा, बिल्कुल 2 नंबर आपके पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। आई होप, हमको लगता है कि जितने लोगों को याद है सभी लोगों ने कमेंट करके बता दिया इनका नाम कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। बारी आती है मेरे भी बताने के लिए, चलिए हम भी बता देते हैं कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो चलिए नाम लिखिए, तो लिखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। बाल गंगाधर किसके द्वारा, तिलक द्वारा स्टूडेंट, ठीक है, तिलक द्वारा। तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं ना, बहुत ही, देखिए बस नाम लिखने से 2 नंबर भाई पूछे गए हैं सब प्रश्न। तो देखिए कितना मोस्ट, ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। देखिए बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो 2-2 नंबर इकट्ठा करने से ही 70 नंबर पूर्ण होने वाले, मालूम है नहीं। वो विकल्प का मैंने क्वेश्चन करा रहा है, कंप्लीट हो गया, मैंने अति लघु उत्तरीय कराऊं, फिर कुछ दिन बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कर दूंगा, बात खत्म। कहां जाएगा, कौन सा क्वेश्चन बचेगा आप लोगों से जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5वां का उत्तर बता दीजिए आप लोग, 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष
कब किया गया, किस सन में किया गया, बताइए कहाँ पे किया गया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट है। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया, कितने सन में किया गया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आप रिप्लाई करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, ठीक है। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया। तो जल्दी से टाइपिंग करना चालू कर दीजिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमको लगता है कि सभी लोग ने अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही मेहनत से आप लोग टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर आप पढ़ते रह गए अच्छे तरीके से तो, ठीक है, लापरवाही नहीं बरतनी है। चलिए बताइए पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया। चलिए हम भी इसका आंसर बता देते हैं, मिला लीजिए आप लोग। तो 31 दिसंबर, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। 21 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, अधिवेशन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, लास्ट में लगा दीजिएगा। तो कितना प्यारा प्रश्न है, कितना सुंदर, बस इतना लिखने पे आपको 2 नंबर मिल गया। बताइए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज के उद्घोष कब किया गया। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जल्दी से उत्तर दीजिए और इसका आंसर सबका सही आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि यह क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है। बताइए 2 नंबर ले लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका तो आंसर सभी लोग बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। जल्दी से टाइपिंग करना चालू कर दिए स्टूडेंट। देखिए ये आपके लिए भलाई के लिए मैं टेस्ट करा रहा हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपको ये मालूम चले हमको याद देखने, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में नकल होने वाली नहीं, 1% आपको अपने से ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो याद रहेगा तभी ना लिखेंगे। तो बताइए कि भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, जल्दी से टाइपिंग करके बताइए स्टूडेंट इसका आंसर कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। जल्दी बताइए स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। हमको लगता है फटाफट आप आंसर देना भी चालू कर दिए हैं। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, मतलब इसका उत्तर क्या होगा कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो चलिए लिखिए हमारे साथ कि भारत में, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे हम लोग कि भारत में जलोढ़ मृदा, ठीक है, मृदा का नाम इधर उधर कर सकते, कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ भी कर सकते, लेकिन ये अच्छी, जैसे भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, ये तो आप लोग आंसर जानते ही हैं, काली मृदा। इसके बाद आप लिखेंगे लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मृदा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्या आता है, इसके बाद आपको लेटराइट मृदा भी होते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेटराइट, ठीक है, लेटराइट मृदा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या आता है, मरुस्थलीय मृदा भी तो आता है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप स्टूडेंट मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मरुस्थलीय मृदा भी आपने लिख लिया। अब बस इतना पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे, पाई जाती है। तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान तरीके से हमने कितना अच्छे से लिख दिया ना कि भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लाल व पीली मृदा पाई जाती है, समझ रहे हैं ना, लेटराइट मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो देखिए इस तरह अगर लिखते हैं तो 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो कितना प्यारा प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर आपका क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देने के लिए आप तैयार है ना, बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, हम भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड उस क्वेश्चन को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर देना चालू कर दीजिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर लिखिए कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं, जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके उत्तर लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे हैं, जल्दी से टाइपिंग करना चालू कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है यह 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन मार्क जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी जल्दी टाइपिंग कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके पास आया है कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो चलिए जल्दी से आप लोग उत्तर देना चालू करिए, टाइपिंग कीजिए, जल्दी से फास्ट टाइपिंग कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराएंगे तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बस शांति से पढ़ते रहिए। जिस प्रकार में पढ़ा रहा हूँ 1 महीने पढ़ लेंगे ना, 1% दिक्कत होने वाली नहीं है। 2021 बोर्ड एग्जाम में आप आराम से बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो पवन अपर्दन किसे कहते हैं, तो देखिए हम भी बता देता हूँ, आप लोग भी तो लिख ही रहे हैं। तो यह होगा इसका उत्तर कि पवन द्वारा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पवन द्वारा मैदान, पवन द्वारा क्या, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र, अथवा यहाँ पे लिखिए अथवा ढालू क्षेत्र, ठीक है, ढलान वाले क्षेत्र, ढालू क्षेत्र से, ठीक है, ढालू क्षेत्र से मृदा को, यहाँ पे लिखिए मृदा को उड़ा ले जाने वाले, उड़ा ले
जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पवन अपर्दन कहलाती है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पवन अपर्दन कहते हैं, पवन अपर्दन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने बता दिया आप लोगों को, आपने बहुत ही सिंपल वर्डों में आपने लिखा भी था इसका आंसर। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं? तब पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवन अपर्दन कहा जाता है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, आपको 2 नंबर यहाँ पे मार्क्स क्लियर होता हुआ। तब 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रश्न आएंगे ना, सारे प्रश्न, तब इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है कि चलिए 2 नंबर मार्क्स तो क्लियर हो रहे हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देने के लिए हो जाइए आप लोग तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर इसका है। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा लाजवाब प्रश्न है कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बस सन बताइए। सन अगर बता देते हैं तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये चीज है। ठीक है कि पूछा है कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष बताया गया कि हाँ भाई अब भारत में चीता नहीं है, लुप्त हो गए हैं? किस वर्ष घोषणा की गई? जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए, बहुत ही सिंपल है तो इसका तुरंत आंसर करना पड़ेगा आप लोगों को। जल्दी से बताइए। तो हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, क्योंकि भाई इतना समय बहुत है आप लोगों के पास, टाइपिंग सन तो बताना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, हम लोग मेरे उत्तर से मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यहाँ लिखिए हमारे साथ और मैच करा लिया, वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 में यह घोषणा किया गया कि भाई भारत में चीता क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने के लिए हो जाए आप लोग बिल्कुल तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए कि क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न यह कह रहा है स्टूडेंट, देखिए पेज भी इधर उधर हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप उत्तर देते रहिए, मैं पकड़ लेता हूँ उसको कहाँ जाएगा। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किसे और मतलब किस वर्ष लागू किया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका भी स्थान आप सिर्फ बता देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। जल्दी से बताइए स्टूडेंट कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी टाइपिंग कीजिए। हमको लगता है कि जितने लोगों को याद है वो टाइपिंग कर चुके हैं स्टूडेंट। चलिए मैं भी इसका आंसर बता देता हूं कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो चलिए किस वर्ष है यहाँ पे लिखिए, वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में लागू किया गया। ठीक है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियर होता हुआ ना। आप लोग स्कोर लिखते रहिए, कितना सही है कितना गलत, हम लास्ट में बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते, उसका उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या होगा? कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध कहां और किस नदी पर बना है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए, क्योंकि यह आपको 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है, अगर आप बता देते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है कहां पर है और किस नदी पर है, तो कहां पर है उस पर 1 नंबर मिलेगा और किस नदी पर है उस पर 1 नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। आपको इतना बता देते हैं, उनको जानकारी दे देते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का स्टूडेंट। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हमको लगता है फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए, और हमको लगता है जितने लोगों को याद है वो जल्दी में टाइपिंग कर दिए हैं। कुछ लोग टाइपिंग करने में स्लो हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समय आप लोगों को दे रहा हूँ अच्छे से ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर कि सरदार सरोवर बांध कहां और किस नदी पर बना है। तो चलिए अब हमको लगता है कि आप लोग बता दिए हैं, मैं भी आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप आंसर मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है, उसका डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से कि सरदार सरोवर, क्या लिखेंगे, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, गुजरात, क्या लिखेंगे, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी, कौन सी नदी स्टूडेंट, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर क्या है, हम बना है। इस तरह आपको उत्तर लिखना है स्टूडेंट। सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर क्या हुआ है, बना है। तो देखिए इस तरह लिखते हैं तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपने उत्तर दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताइए क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी है। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसका उत्तर बताइए। सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी है। जल्दी से उत्तर करके बताइए, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण जो फसलें कौन कौन सी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज्यादा परेशान होंगे तो ना आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाएंगे, नहीं आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो आप धैर्य बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर लाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। मेरे विश्वास कीजिए, अपने पे विश्वास कीजिए, अपने पढ़ाई पे विश्वास कीजिए, क्यों नहीं नंबर आएगा। तो चलिए बताइए भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन सी है, कौन कौन सी है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग जितने लोगों को याद है उन्होंने टाइपिंग कर दिया है, उन्होंने कमेंट कर दिया है स्टूडेंट। चलिए मैं भी बता देता हूँ कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि भारत में, लिखिए भारत में यहाँ पे चाय, भारत में चाय के बाद कॉमा देके लिखिए कॉफी, ठीक है। चाय के बाद क्या लिखेंगे, कॉफी, फिर आपका रबड़ हुआ, फिर कामा देके आप गन्ना लिखिए, क्या गन्ना लिखिए, फिर केला हुआ, ठीक है। इतना तो बहुत है, ठीक है। केला के बाद आप इत्यादि लिख सकते हैं। केला के बाद क्या लिखेंगे, इत्यादि। फिर क्या महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, रोपण फसलें। इस ढंग से आपको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। फसलें यानी कि सिर्फ उसका नाम लिख दे, नहीं। देखिए जो मैं लिखने का तरीका बताऊँ इसी प्रकार लिखना है कि भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं स्टूडेंट, ठीक है। कंफर्म हो गया ना क्वेश्चन नंबर 11। जितने लोगों ने इस प्रकार लिखा है, नाम भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो बोर्ड एग्जाम में सही से लिख ही देंगे, लेकिन यहाँ पे तो आप नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा है। तो जितने लोगों ने ये चीज में लिखा है, आप लोगों ने ये सारी चीजें, तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होगा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दे दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 12 को उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आगे कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2 नंबर आपको दिलाया गया प्रश्न, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइपिंग करके बताइए, 2 नंबर ले जाइए। देखिए खेतड़ी कहाँ स्थित है वो बताएंगे तो 1 नंबर वहां पे मिलेगा, और क्यों प्रसिद्ध है उसको बताएंगे तो 1 नंबर, तो मतलब टोटल 2 नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से बताइए कि खेतड़ी कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, टाइमिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, उतना समय दे रहा हूँ ताकि आप उतना समय में टाइपिंग करके हमें उत्तर बता सकते हैं। उतना समय तो मैं दे ही रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी जल्दी तो बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आराम से टेस्ट लिया जा रहा है, बहुत धैर्यपूर्वक आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए खेतड़ी कहाँ स्थित है या क्यों प्रसिद्ध। हमको लगता है कि सभी लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, इतना समय तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। चलिए हम भी बता देते हैं खेतड़ी कहाँ स्थित है। यहाँ पे लिखने का तरीका है, कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखिए खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। जितने लोगों ने अगर राजस्थान में लिखे होंगे तो बिल्कुल उनका 1 नंबर तो ऐसे पक्का हो ही गया, ठीक है। कि खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसके आगे कि यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लिखिए यह तांबा खनन के लिए क्या है स्टूडेंट, प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिख लीजिए यह तांबा खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेतड़ी कहाँ स्थित है या क्यों प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है या तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, 2 नंबर आपका मार्क्स क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जिनको याद नहीं प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न से मुलाकात होने वाली है आप लोगों को 2021 बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे सामना करेंगे उसका याद रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ गया, कितना प्यारा प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। ये तो जानते हैं आप लोग, बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 10 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा है उसमें भी किया, और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा उसमें भी मैंने बताया था इसका उत्तर, और आज टेस्ट में भी आ गया। तो जल्दी से इसका उत्तर करके बताइए कि क्या होगा, कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग, ठीक है। जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट।
मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का, क्योंकि भैया आप लोग बताएंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि हाँ आपको याद है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, हमको नहीं लिखना है, समझ रहे हैं। तो आप लोग लिखेंगे तो समझिए कि आपको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे, ठीक है। बताइए कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है? चलिए हम भी बता देता हूँ और आप लोग तो बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा कि कोडरमा, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, क्योंकि लिखने का भी तरीका होता है। कोडरमा झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। इसका नाम एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट? तो झारखंड में स्थित है। और यह कह रहा है कि यह किस खनिज से संबंधित है? तो देखिए यह अभ्रक से संबंधित है। किससे? यह अभ्रक से संबंधित है, क्योंकि यह सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को और आप लोगों को याद भी, आप लोगों ने उत्तर भी दिया है। अभ्रक से संबंधित है, ठीक है। तो कोडरमा झारखंड में स्थित है, यह अभ्रक से संबंधित है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए कितना प्यारा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 हल हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जल्दी से लिख के बताइए कि क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो भारत द्वारा आयात की जाती है, ठीक है। जल्दी से बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से बताइए, इसका रिप्लाई कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए, इसका नाम भी बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उस तरह लिखेंगे, मतलब टेस्ट में बता दीजिए, वहां पे तो आपको लिखना है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ बस नाम उनका बताइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2021 बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को आपको मिलेगा यह प्रश्न। तो भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है, तो जल्दी से लिखिए। तो देखिए अब मैं, आप लोग तो लिख लिए, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए भारत में आयात होने वाली वस्तुएं, ये तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाइनिंग में कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं तक लिख लीजिएगा। वस्तुओं के बाद आपको कौन कौन है, तो वस्तुओं में के बाद आपको लिखना है पेट्रोलियम, ठीक है, क्योंकि समय बचत के लिए मैं इस तरह बता देता हूं आप लोगों की ताकि याद हो सके बढ़िया से। पेट्रोलियम हुआ आपका, ठीक है स्टूडेंट। फिर उत्पाद हुआ आपका, ठीक है, ये सारी चीजें आयात होती हैं। आपका मोती हुआ, यहाँ पे जो बता रहा हूँ लिखिए, मोती लिखिए। फिर बहुमूल्य रत्न, ठीक है, जो सोने चांदी होते हैं, बहुमूल्य रत्न स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी चीजें। अकार्बनिक रसायन भी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अकार्बनिक स्टूडेंट, ठीक है। अकार्बनिक क्या है यहाँ पे, रसायन, ठीक है, अकार्बनिक रसायन भी, ये चीजें, कोयला भी होता है, सब तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इत्यादि आप ईटीसी लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप लिखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता है। ये सारी चीजें क्या की जाती है, आयत की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम बताइए। जल्दी से बताइए रिप्लाई करके, क्योंकि 2 नंबर का ये सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो सभी लोगों का सही आना ही चाहिए किसी कीमत पे, कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका उत्तर बिल्कुल सही ढंग से आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, बस दोनों का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए तो आपने रिप्लाई कर दिया है, मैं भी आप लोगों को बता देता हूं कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला आपका खुद इंडिया, ठीक है, क्या पहला आपका भारत है, तथा दूसरा आप लिख लीजिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको सबसे पॉपुलर देश जानते हैं आप लोग, अमेरिका है, ठीक है। तो यह 2 देश आपको पूछा था कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम लिखना था, तो मैंने लिख लिया कि भारत और दूसरा अमेरिका। यहाँ से 2 नंबर हमको मिल गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी तैयार, तो टोटल 15 नंबर का मैंने टेस्ट लिया है। बताइए कि 50 में से कितना नंबर आपका आया, मतलब कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बताना है, ताकि मैं यहाँ से कमेंट पढ़ता हूँ, देखूंगा कि आपका कितना सही है, आपकी तैयारी चल रही है किस लेवल से, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना तो भूलना नहीं। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर तो करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर कंटिन्यूटी तैयारी कराई जा रही है, तो अच्छे से बिल्कुल तैयारी कीजिए। जितना टेस्ट में करा रहा हूँ सारे टेस्ट में उपलब्ध रहिए, सारे टेस्ट को दीजिए, मात्र 1 महीने का सवाल है, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए कि जितना नंबर आपका 90% आना चाहिए 90% बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।